हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एथिकल इश्यूज़ इन एडवर्टाइजिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। एडवर्टाइजिंग यहाँ पर सिर्फ ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग तक लिमिटेड नहीं है, इंस्टेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग भी इसका ही पार्ट है। हर तरह की एडवर्टाइजिंग, फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग बहुत ब्रॉड है। इन जर्नल एडवर्टीजमेंट सिंपली क्या है, एक पब्लिक नोटिस है। जनरली एडवर्टीज़मेंट मीन्स पब्लिक नोटिस जिसका पर्पज़ क्या है, इंफॉर्मेशन देना और पैट्रोनेज इनवाइट करना या कुछ और रिस्पॉन्स मांगना। मतलब अगर कमर्शियल प्रोडक्ट्स का एडवर्टीज़मेंट है तो इसका पर्पज़ क्या होगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना और कस्टमर को इंड्यूस करना कि उस प्रोडक्ट को बाय करे। और अगर ये एक पॉलिटिकल एडवर्टीज़मेंट है तो उनको इन्फॉर्मेशन देना प्लस उनको परsuade करना कि वो उन्हें ही वोट करें। सो एडवर्टाइजिंग के बेसिकली दो पर्पज़ हैं, इन्फॉर्म करना, दूसरा परsuade करना। ठीक है, सो ये दोनों पर्पसेस भले ही दोनों काफ़ी अलग हैं, लेकिन हर एक एडवर्टीज़मेंट के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। बेनिफिट्स क्या है एडवर्टाइजिंग के, इट इज़ अ यूज़फुल टूल फॉर सस्टेनिंग ऑनेस्ट एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन। एक कंपटीशन ऐसे में कैसा होगा कि हर एक जो भी कंपटीटर होगा वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे compete करेगा। सो इट विल इनवाइट अ सस्टेनेबल एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा। सो इससे क्या होता है, एक और मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर ख़त्म होता है, पावर का मोनोपोलाइजेशन नहीं होगा। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजंस अबाउट मीडिया कंटेंट, जो डिसीजंस होंगे मीडिया कंटेंट के बारे में उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। सोसाइटी का बेटरमेंट करता है ताकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के और इस तरह से उनके डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करके कि वो बेनिफिशियल हो। हाँ, एडवर्टाइजिंग भी सभी करते हैं, पीपल या फिर कंज्यूमर्स को अपना अच्छे से एनालिसिस करके ही डिसीज़न लेना होता है, बट इट इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी क्योंकि ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, अपलिफ्टमेंट करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। और एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट, इट कम्युनिकेट्स मैसेजेस ऑफ फेथ, पैट्रियटिज्म, टॉलरेंस, कंपैशन, नेबरली सर्विस, चैरिटी, हेल्थ, एजुकेशन। तो पहली बात तो जो ध्यान रखनी है, एडवर्टाइजमेंट को आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट तक कन्फाइन मत करना, इसकी लिमिट्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं। एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट्स हैं तो साथ में कुछ हार्म्स भी हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक, मिस रिप्रेजेंट एंड विदाउट रेलिवेंट फैक्ट सबवर्ट द मीडिया बाय प्रेशर नॉट टू ट्रीट द क्वेश्चंस दैट आर एम्बैरेसिंग एंड इनकन्वीनियंट बट हार्मफुल और यूज़फुल और यूज़लेस गुड्स। कई बार क्या करते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेटेड होती हैं, ये कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे कि वो इनकन्वीनियंट है, हार्मफुल है, यूज़लेस गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, तो नॉन रैशनल डिसीजंस इंक्रीज़ होते हैं, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिलता है। कंज्यूमरिज्म मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उपभोग करना, उपभोक्तावाद को इंक्रीमेंट मिलता है। सो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन लिमिट पॉलिटिकल कंपटीशन। आजकल आप देखते हो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिक्स में आती हैं तो एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस वो कितना खर्चा कर देती हैं अपने पॉलिटिक्स कैंपेन के ऊपर। तो जो पर्सन है जो इतना खर्चा नहीं कर सकता है अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के ऊपर, तो वो तो एक तरह से आउट ऑफ कंपटीशन ही हो जाता है। सो पॉलिटिकल हार्म है इसका। कल्चरल हार्म है क्योंकि ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, लो क्वालिटी या मॉरली अनप्लेजेंट होते हैं। मोरल और रिलीजियस हार्म होते हैं। समटाइम्स जो हैं एडवर्टाइजमेंट ईर्ष्या को जन्म देते हैं, स्टेटस सीकिंग होते हैं, वल्गर होते हैं, अपना कल्चर डिग्रेडिंग होते हैं। सो ऑल दीज आर द हार्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। 3 चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग आर, ये रियलिटी को ड्रीम से कंफ्यूज करते हैं। हम जो देखते हैं हम वैसा ही चाहना चाहते हैं, वैसे ही हमारी विशेस हो जाती हैं, बट दैट वो ड्रीम्स है, वो रियलिटी नहीं होती है। और दे पेंडर टू आवर डिज़ायर्स फॉर थिंग्स दैट आर बैड फॉर अस। एडवर्टाइजमेंट जिन भी चीज़ों की होती है ऑल ऑफ दोज आर नॉट ग्रेट फॉर अस। हमें अपना डिसीजन एनालिसिस लेके करना चाहिए। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जिनका आप एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं
जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये और या फिर जो सेहत के लिए सही भी नहीं है, तो इन चीज़ों का कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है और दे मैनिपुलेट अस कि हम ऐसी चीज़ें चाहने लगते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इज़ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एडवर्टाइजिंग। क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं एडवर्टाइजिंग की? फर्स्ट इज़ इट इज़ डिसेप्टिव। आपने वो देखी है ना ऐड कई प्रोडक्ट्स की, डिटर्जेंट विद नींबू एंड जैस्मिन, डिटर्जेंट विद गुलाब एंड जैस्मिन और गुलाब एंड दिस, और आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा 1%, 2%। कैन यू से कि ये इसके अंदर ये चीज़ है, या फिर उसके अंदर उसकी सिर्फ फ्रेगरेंस है, या उसके अंदर सिर्फ वो आर्टिफिशियल फ्लेवर है उस चीज़ का। सो एडवर्टाइजिंग इज़ मैनी ए टाइम्स डिसेप्टिव, कन्विंस पीपल टू एक्ट इन सर्टेन वेज। इससे एडवर्टाइजिंग क्या होता है, लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि इस तरह से एक्ट करें, कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐड करें, तो बिना ज़रूरत की चीज़ों का भी कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाता है। इरेशनल मोटिव्स, ब्रांड रिलेटेड एडवर्टाइजिंग कैन रेज सीरियस क्वेश्चंस। ओफन क्या होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट में और अच्छी क्वालिटी के नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन एक ब्रांड इमेज क्रिएट करके इरेशनल मोटिव दे देते हैं एडवर्टाइजिंग को। क्रिएट अननेसेसरी नीड्स। आप एक बार ध्यान से एडवर्टीज़मेंट्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी चीज़ों की ऐसी एडवर्टीज़मेंट होती हैं जो जिनके बिना अच्छे से गुजारा चल सकता है, लेकिन सिर्फ वो एडवर्टीज़मेंट कर करके वो दिलों में डाल के कि हाँ इसकी ज़रूरत हो सकती है, हाँ ऐसे यूज़ करके देखते हैं, तो अननेसेसरी नीड्स क्रिएट करने वाली बात है। अंडरमाइंस पर्सनल ऑटोनॉमी। एडवर्टाइजमेंट से लोग क्या करते हैं, उसी एडवर्टीज़मेंट पे ध्यान देते हैं, उसके बेसिस पे डिसीज़न ले लेते हैं, पर्सनल डिसीजंस को थोड़ा सा पर्सनल चॉइस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बस जो दिख रहा है वही पसंद आने लगता है, खुद हम कोई एनालिसिस नहीं करते हैं। अंडरमाइंस। नेक्स्ट इज़ नो वैल्यू एडिशन। समटाइम्स एडवर्टाइजिंग जो है वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होता है, उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है। कंज्यूमरिज्म, जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है उनका कंज्यूमरिज्म बढ़ता है। ऑब्स्ट्रक्ट्स डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग से डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वर्क होता है, लेकिन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग जो है वो ख़राब भी कर सकता है डेमोक्रेसी का। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स की, उससे कई लोग तो बाहर ही रह जाते हैं कि मैं तो इलेक्शन कैंपेन का ही खर्चा नहीं कर सकता, सो आई विल नॉट गो फॉर इलेक्शंस। सुपरफिशियलिटी। एडवर्टाइजिंग से करप्टिंग इन्फ्लुएंस हो सकता है कल्चर के ऊपर और कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर। डिस्ट्रॉयज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कैसे ख़त्म होती है, कंजम्पशन एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। कम्युनिकेशन, इट एम्प्टीज कम्युनिकेशन ऑफ इट्स कंटेंट, डिस्ट्रॉयज क्रेडिबिलिटी इन द रिटन और स्पोकन वर्ड। मतलब जो लिख रहे हैं एडवर्टीज़मेंट में या जो बोल रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। लो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आजकल एडवर्टीज़मेंट्स का एक पर्पज़ है बस सेल्स करना, या इलेक्शन कैंपेन है तो सिर्फ वोट्स कलेक्ट करना, चाहे कुछ भी बोलना पड़े, ये तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कोई भी एडवर्टीज़मेंट मेकर्स। नेक्स्ट इज़ स्टीरियोटाइपिंग एंड वल्गैरिटी। स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि एक बार ऐसा हुआ तो नेक्स्ट सर्कमस्टांस में भी ऐसा ही होगा, दैट इज़ स्टीरियोटाइपिंग। एडवर्टाइजिंग से स्टीरियोटाइपिंग कैसे होता है, ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स दैट प्लेसेस दैम एट ए डिसएडवांटेज इन रिलेशन टू अदर्स। दिस इज़ ट्रू ऑफ द वे एडवर्टाइजिंग ट्रीट्स women and exploitation of women both in and by advertising as a frequent deplorable abuse। एडवर्टीज़मेंट्स में कई बार दिखाते हैं कि विमेन के बारे में, कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन के बारे में वो दिखा भी रहे हैं और वो स्टीरियोटाइप भी कर रहे हैं। वल्गैरिटी, कई बार चीज़ें वल्गर होती हैं एडवर्टीज़मेंट्स के अंदर, जो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स को डिग्रेड करने की बात है, हमारे कल्चर को अपोज करने की बात है। नेक्स्ट आर एथिकल प्रिंसिपल्स। क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए एडवर्टाइजिंग के दौरान? फर्स्ट इज़ ट्रुथफुलनेस। सच्चाई होनी चाहिए एडवर्टीज़मेंट्स के अंदर, धोखा देने का कोई पर्पज़ नहीं होना चाहिए, अनट्रू नहीं होनी चाहिए चीज़ें, जो सच हो वही बोलो। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन को मेंटेन करें, कोई लोअर इंक्लिनेशन ना हो। डोंट एक्सप्लॉइट आवर लोअर इंक्लिनेशंस यूजिंग अपील्स टू लस्ट, वैनिटी, एनवी एंड ग्रीड।
मतलब एडवर्टीज़मेंट्स इस तरह की ना हो कि वो हमारे अंदर ईर्ष्या को और लस्ट को या लालच को जन्म दे या इंसान की वीकनेस पे काम करें। नेक्स्ट, ह्यूमन डिग्निटी के लिए वीक और वल्नरेबल को स्पेशल केयर दो, चिल्ड्रन, यंग पीपल, उनकी केयर करो। सो एडवर्टाइजिंग शुड रिस्पेक्ट ए ह्यूमन पर्सन, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग के साथ में क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप किसी भी एस्पेक्ट के अंदर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल वन, ठीक है, लैविश लाइफस्टाइल विच वेस्ट रिसोर्सेज एंड स्पॉइल्स द एनवायरनमेंट। आजकल ये गद्दे ले लो, इस तरह के प्रोडक्ट्स ले लो, इस तरह के कुशन्स ले लो, इस तरह के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ले लो, और ये सब चीज़ें क्या होता है, रिसोर्सेज का वेस्ट करने वाली बात है। हमारे पास एक चीज़ होते हुए भी हमें बड़ा मॉडल पसंद आ जाता है, हम उसको वेस्ट में डाल के नई चीज़ ले लेते हैं, लेकिन डू वी थिंक कितने रिसोर्सेज लगे थे उसको बनाने में, ठीक है। तो इससे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता है। सम स्टेप्स टू बी टेकन बाय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। क्या स्टेप्स लेने चाहिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को? वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स बनने चाहिए। हर एक इंडस्ट्री का एक वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स हो कि कोड ऑफ एथिक्स के बेसिस पे ही काम करेंगे। एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए हैं एथिकल कोड्स के फॉर्मुलेशन के अंदर। पब्लिक अथॉरिटीज़ भी होनी चाहिए हैं। गवर्नमेंट शुड नॉट सीक टू कंट्रोल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, लेकिन रेगुलेशन ज़रूर होना चाहिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का। रोल ऑफ मीडिया मतलब न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेट करते हैं उनको क्या करना है, अगर कोई इम्प्रॉपर एडवर्टाइजिंग है तो उसकी तरफ भी ध्यान लेकर जाना चाहिए पब्लिक का। एडवर्टाइज़र्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पेशल केयर दें सबको, इंडिविजुअल्स को। ये एक पेज दोबारा स्कैन हो गया। इस तरह से ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पूरी करती है तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। एडवर्टाइजिंग के हार्म्स थोड़ा कम होंगे जिससे। नेक्स्ट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी रेगुलेशंस के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं दिया हुआ है, बट इट डिफाइंस द टर्म्स इनसाइडर। इनसाइडर क्या होता है, कौन होता है, कनेक्टेड पर्सन क्या होता है, और प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली एन इंसाइडर हु हैज़ डीप इंसाइट इनटू द अफेयर्स ऑफ कॉरपोरेट बॉडी, जिसको कंपनी के अफेयर्स के बारे में डीप नॉलेज है, या जिसके पास में प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। प्राइस से रिलेटेड मतलब नॉट जस्ट रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, ठीक है, शेयर्स या बॉन्ड्स। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो वो एक इंसाइडर है, और उस इन्फॉर्मेशन से वो उस सिक्योरिटी के प्राइस मूवमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदायक हो सकती है वो चीज़। तो इस तरह के पर्सन के लिए को इंसाइडर कहते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए कुछ एक डूज़ एंड डोंट्स हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, सो दैट इंसाइडर ट्रेडिंग ना हो। रेगुलेशंस के हिसाब से इंसाइडर्स मतलब एनी पर्सन जो कंपनी के साथ कनेक्टेड है या फिर डीम टू बी कनेक्टेड है, मतलब या तो उस ऐसी पोजीशन पे है कंपनी में कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कंपनी में, या फिर उसे ऐसी पोजीशन मिलने वाली है, तो वो इंसाइडर होगा। और उसके पास में कंपनी की अनपब्लिश्ड प्राइस की इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कंपनी की सिक्योरिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से एक नया टर्म आया, कनेक्टेड पर्सन, ठीक है। कनेक्टेड पर्सन के बारे में क्या कहा है, डायरेक्टर या डीम टू बी डायरेक्टर ऑक्युपाइज अ पोजीशन एज एन ऑफिसर या एम्प्लॉई, जिसकी पोजीशन जो है वो प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप है, लेकिन टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, बट ही हैज़ एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस से जुड़ी हुई है।
इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ ए क्राइम जिसको कि साबित करना बहुत मुश्किल है। एक पर्सन जो है सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, बेच सकता है, इट इज़ परफेक्टली लीगल एक्टिविटी। ये सिर्फ उसके दिमाग में होगा कि मुझे आज के दिन खरीद लेने हैं, उस दिन बेच देने हैं, तो उसको कोई नहीं पढ़ सकता है अनलेस इनसाइडर ट्रेडर खुद कन्फेस कर ले कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे मैंने ये एक्ट किया और जिससे कि रैशनल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। अदरवाइज़ इसको साबित करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सेबी का क्या कहना है इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर? सेबी ने रेगुलेशंस इशू की हैं इनसाइडर ट्रेडर्स के लिए, मतलब इनसाइडर ट्रेडर्स के लिए नहीं, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो इस पर्पज़ से कुछ रेगुलेशंस इशू की हैं। क्या कहा है कि अगर किसी भी पर्सन की एक कंपनी के अंदर 5% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है तो उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, वो अपना शेयर कभी भी 2% बढ़ाते हैं, 1 से 3 करते हैं, 3 से 5 करते हैं, कभी भी एक बार में 2% स्टेक इन ए कंपनी इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है सेबी को। और इसी तरह से 5% के बिलो कोई फॉल होता है, मतलब कि सेल करते हैं 5% से ज़्यादा, तो वो भी बताना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टर्स को ये कॉन्टीन्यूसली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी है सेबी को अबाउट राइज ऑफ 2% अबव द लिमिट ऑफ 5%। इन इट बिड टू टाइटन, सेबी ने इंटरनल प्रोसीजर्स के लिए अपने नॉर्म्स जो हैं वो टाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट इज़ रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? कंपनीज़ की या गवर्नमेंट एंटिटीज़ की, डोमेस्टिक या फॉरेन, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर द एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स की। अगर वो कोई डेट लेते हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं तो उसके लिए वो इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट की कितनी एक उनकी एबिलिटी है, ये रेटिंग एजेंसीज़ के थ्रू पता चलता है। The rating for a given debt issue reflects the agency's degree of confidence। ठीक है, कि बोरोवर कितने कॉन्फिडेंस से उनको अपना पैसा दे सकता है। तो डेट इश्यूज़ जिनको रेटिंग अच्छी मिलती है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, और ऐसे जिनको कम रेटिंग मिलती है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट डिमांडेड बाय इन्वेस्टर्स इज़ इन्वर्सली कोरिलेटेड विद क्रेडिट वर्दीनेस। जितनी ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस उतना कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ एथिकल इश्यूज़ विद रेटिंग एजेंसीज। अब नथिंग इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ करप्शन। रेटिंग एजेंसीज भी करप्ट होती हैं। वहाँ पे क्या एथिकल इश्यूज़ आ जाते हैं? पुअर फाइनेंशियल फोरकास्टर्स, उनकी जो तरीका है फाइनेंशियल फोरकास्ट करने का दैट इज़ पुअर। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट या फिर सही तरीके से रेटिंग एजेंसी को एक प्रॉपर रेटिंग देनी चाहिए, लेकिन वो मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट कहाँ से आता है? अगर दूसरी कंपनी जिसकी वो रेटिंग निकालने वाले हैं, देने वाले हैं, वो उनको इन्फ्लुएंस कर दे। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो एक ऐसी कंपनी जिसकी रेटिंग हुई है उस रेटिंग के भी तो एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द रैशनल फॉर रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन क्रेडिट रेटिंग क्या है? इशूअर्स ऑफ डेट सिक्योरिटी, इनको विल बेनिफिट फ्रॉम नॉट हैविंग टू इंकर एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए क्रेडिट रेटिंग टू द एक्सटेंट दैट दे डिसाइड नॉट टू ऑब्टेन ए क्रेडिट रेटिंग फॉर अदर यूजर्स। जिसको पैसा देना है वो क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए भी तो पेमेंट करेंगे। सो दिस इज़ एन एडिशनल कॉस्ट। बैरियर टू एंट्री टू पोटेंशियल कस्टमर्स, एक पर्सन जिसको लोन लेना है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग हुई है। यूज़ ऑफ क्रेडिट रेटिंग फॉर एलिजिबिलिटी, एक पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है इस तरह के पर्पज़ के लिए, इस तरह के इंस्टीट्यूट के लिए कि वो सिक्योरिटीज़ खरीद बेच सकें, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग होगी। तो वो क्रेडिट रेटिंग एक रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी पर्पज़ हो जाएगा। तो एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी जब तक कि क्रेडिट रेटिंग नहीं है, तो ये एक बैरियर का काम करेगा, कंपटीशन नहीं आ पाएगा। ऑन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज़, हर एक एजेंसी का अलग अलग प्रोसीजर है क्रेडिट रेटिंग देने का। कोई ABCD में देता है, कोई A++ में देता है, 1 2 3 4 में देते हैं। डोंट डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस, कंपनीज़ अपना मेथड ऑफ कैलकुलेशन चेंज कर लेती हैं, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करती हैं। तो रेटिंग जो है वो दिखने में सेम लग रही है बट एक्चुअली उसके पीछे की चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं अगर मेथड चेंज हो जाता है तो। वीक इंटरनल सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी,
ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस तरह से क्रेडिट रेटिंग हो रही है, क्या सुपरवाइजरी कंट्रोल ले रहे हैं। रिकमेंडेशन टू टेक फर्दर एक्शन, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की क्रेडिट रेटिंग टर्मिनोलॉजी, क्रेडिट रेटिंग करने का जो तरीका है उसको स्टैंडर्डाइज कर दो, सेम कर दो। मार्केट स्ट्रेस कंडीशंस जिसके अंदर इवैल्यूएशन करना है वो सेम होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वांटिटेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए कि ये क्रेडिट रेटिंग है तो इतना तो रिस्क हो सकता है, इतना तो लॉस की एक्सपेक्टेशन है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि लॉस होगा या इतनी प्रोबेबिलिटी है कि लॉस नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज्ड क्रेडिट रेटिंग टर्मिनोलॉजी अक्रॉस एसेट क्लासेस, इक्विटी के लिए सभी कंपनी सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ करें और डेट के लिए सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, इस तरह से। तो अगर ये स्टेप्स लेते हैं तो इट कैन बी बेटर कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक इफ़ेक्टिव टूल हो सकता है, स्टैंडर्डाइज हो जाए। तो रीड इट ऑन योर ओन नाउ एंड इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फील फ्री टू डिस्कस विद मी। थैंक यू वेरी मच।